ऐसी सरकार पे धिक्कार है जो अब तक जो है यहाँ पर अपने किसी भी नुमाइंदों को अब तक यहाँ पर नहीं भेजा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी खोपड़ी भी मिलेगी और हमारी खोपड़ी मिलेगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। पीआरओ कहते हैं कभी भाई दिल्ली गए कुर्सी बचाने, कभी भैया साहब भाई साहब जम्मू गए, कभी वो हरियाणा चले जाते हैं। और क्या इस प्रदेश का बेरोजगार आतंकवादी जो आप उससे मिलना नहीं चाहते? बताओ, जेई तुमने संविदा में लगा रखा है, तुमने तकनीशियन ग्रेड 2 का संविदा में लगा रखा है, तो इनका क्या होगा? जाओ वहाँ प्राइवेट नौकरी कर ले 10-12 हज़ार रुपए में। हमारे पास ऐसे बहुत सारे धमाके हैं अभी जो हम इस प्रदेश के युवाओं को और खासकर इस प्रदेश की जनता को दिखाना चाहेंगे। एक अभ्यर्थी ने लॉन्ग जंप मारता है 16 फीट, ठीक है, उस अभ्यर्थी को क्या कर दिया, दिखा दिया 14 फीट की, उसके 2 नंबर काट दिए और वो अभ्यर्थी जो है 2 नंबर से ही बाहर हुआ है। अपनी कई मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारी पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसको आमरण अनशन भी कहा जाता है। बीच में इन्हें जबरदस्ती उठा करके एक बार अस्पताल ले जाया गया था, ड्रिप चढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर से वो लोग डटे हुए हैं। सीधे बात करते हैं, तमाम बेरोजगार हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। राम कंडवाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री लगातार कई बार अपने भाषणों में भी कहे हैं और न्यूज़पेपर में भी छपता रहता है कि करीब 17,000 से ज़्यादा लोगों को 3 सालों में नौकरी दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले कैलेंडर भी इन्होंने जारी किया। उसके बावजूद भी आप धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। देखिए, अगर ऐसा है कि 17,000 जो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सचिवालय में जितना भी बड़ा अफसर है, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी, उसको मेरे सामने बैठा दीजिए, मैं उसको उंगलियों में गिना दूंगा कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन कब जो है रोजगार मिला इस प्रदेश में, खासकर सरकारी नौकरियों की। तो आइए ना, यहाँ पर करिए, बहस करते हैं, संवाद करते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। हम यहाँ पर जेन्युइन मांग है, 3-4 मांग है, उसको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आज 6वां दिन आमरण अनशन का है, लेकिन ऐसी सरकार पे धिक्कार है जो अब तक जो है यहाँ पर अपने किसी भी नुमाइंदों को अब तक यहाँ पर नहीं भेजा है। तो जो पहली मांग हमारी ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, ये साल 2014 में आती है, 2014 के बाद ये भर्ती आती है साल 2022 में। अब आप ये बताइए कि ये जो गैप है, इतना बड़ा जो गैप है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, ये गैप कौन भरेगा? इसमें जो है 80 से लगभग जो है 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, जिनको जो है जो ये चाहते हैं कि उनको एक बार जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो है उम्र सीमा उनकी बढ़ाई जाए। लेकिन सरकारें हैं वो बिल्कुल जो है इसमें सुनना नहीं चाहती हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर दी हैं, 1000-2000 लड़के वहाँ चले जा रहे हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहा है। इनका ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसको ज्ञापन नहीं दिया है, सबको ज्ञापन दे दिए। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? क्या टेक्निकल पेच है? अगर भाई आपको लग रहा है इसमें कुछ टेक्निकल पेच है तो संवाद कीजिए ना बेरोजगारों के साथ, हमारे साथ संवाद कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी खोपड़ी भी मिलेगी और हमारी खोपड़ी मिलेगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन वो रास्ते दिखाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो देखने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री साहब आते हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलने की हम बात करते हैं तो उनके पीआरओ कहते हैं कभी भाई दिल्ली गए कुर्सी बचाने, कभी भैया साहब भाई साहब जम्मू गए, कभी वो हरियाणा चले जाते हैं और कभी यहाँ पर जो है जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग है उसको उद्घाटन में चले जाते हैं। आपका कहना है कि आपसे मुलाकात अभी तक नहीं हुई, पिछले लगभग 1-2 साल से ये जो आपकी मांगे हैं इनको लेकर के आप लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपकी मुलाकात इस बीच कभी ऐसा संयोग बना कि मुलाकात हो या बातचीत हुई हो? संयोग बना था साल 2022 में। उस समय उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति आई थी, हम मुख्यमंत्री के पास गए थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगली जो भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, विज्ञप्ति आएगी, उसमें हम आयु सीमा जरूर बढ़ाएंगे। मैं प्रदेश के युवाओं से वादा करता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन आज उस बात को पूरे 2 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री अब बेरोजगारों से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या इस प्रदेश का बेरोजगार आतंकवादी जो आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं? भूख हड़ताल में बैठे हैं, कम से कम सरकार के एक नुमाइंदे को तो यहाँ पर आना चाहिए था। दूसरी हमारी ये मांग है कि ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग में जो है 8 साल से भर्ती नहीं निकली है, जिसमें जो है तकनीशियन ग्रेड 2 के 1200 पद हैं वो रिक्त हैं, जेई के जो है 250 से ज़्यादा पद हैं वो रिक्त हैं। उनमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने संविदा में लगा रखे हैं। बताओ, जेई तुमने संविदा में लगा रखा है, तुमने तकनीशियन ग्रेड 2 का जो संविदा में लगा रखा है, तो इनका क्या होगा? ये जो 25-30 हज़ार डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं, ये क्या करेंगे बताइए? इनको चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, जाओ वहाँ प्राइवेट नौकरी कर ले 10-12 हज़ार रुपये में। इनको महाराष्ट्र गुजरात भेजा जा रहा है, बताइए। तो प्रदेश का युवा जो डिप्लोमा कर रहा है, तो क्यों फिर आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रखे हैं? जगह जगह आप कहते हैं कि हमने जो है श्रीनगर में बना दिया, हमने जो है पिथौरागढ़ में आईटीआई कॉलेज खोल दिया। तो भाई यही तो बच्चे वहाँ से आईटीआई कर रहे हैं, यही बच्चे वहाँ से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो जब आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आप किसके लिए करोगे? क्या भारी कंपनियों को बस यहाँ पर लाके आउटसोर्स करने का ठेका ही आपने ले रखा है क्या? या फिर इनकी आप डिमांड पूरी नहीं करोगे? एक बस ये जो मुद्दे हैं हमारे, इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, वो मुद्दा है, वो भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है डिग्री कॉलेजों में, वो जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। लेकिन अभी क्या रहा है, वो इंटरव्यू के माध्यम से हो रहा है।
और आप जानते हैं कि उसमें इंटरव्यू में कौन निकलेगा, उसमें इंटरव्यू में निकलेंगे बाहरी प्रदेश की जो छात्र हैं वो निकलेंगे। वो इसलिए निकलेंगे क्योंकि भाई जेएनयू में करेंगे, डीयू से कर रहे हैं, वो अन्य जगह से कर रहे हैं, उनके पास कौन से बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ पर परसेंटेज हाई होती है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में एचएनबी और सिरदेव सुमन, उसमें परसेंटेज क्या है? तो ऐसे में युवा कौन निकल रहा है? वो युवा निकल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहाड़ की। और हम यहाँ के युवाओं को जो उसमें नहीं हो पा रहा है पार्टिसिपेट। जी। अच्छा, 1-2 साल पहले हमने देखा था, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था बेरोजगार संघ के बैनर तले। उसके बाद ये कहा गया कि हम नकल विरोधी कानून लाए हैं और बहुत सख्त, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून है। उसके बाद भर्तियां भी हुई, तमाम जो एग्ज़ाम उसके बाद हुए हैं। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड भी है, DIPR का सोशल मीडिया अकाउंट आप देखें तो उस पर बहुत सारे जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, वो लगातार ये कहते हैं कि भाई पारदर्शिता आई है। तो क्या वो पारदर्शिता वाकई में आई है, और अगर आई है तो फिर आप लोगों को भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत, मैंने जो मांगे हमारी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या मांगे थी। रही बात इनकी पारदर्शिता की, तो वो समय आने पर हम जरूर उसका खुलासा करेंगे कि क्या पारदर्शिता है। वो हम हमेशा करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे धमाके हैं अभी जो हम इस प्रदेश के युवाओं को और खासकर इस प्रदेश की जनता को दिखाना चाहेंगे। वो बहुत वक्त आने पर वो दिखाया जाएगा। लेकिन अभी हमने एक और खुलासा किया था, आप देखिए जैसे नकल रोधी कानून है, अब नकल रोधी कानून का ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे सामने ये शख्स बैठे हैं बिट्टू वर्मा जी, इन पर इन्होंने मुकदमा किया है। अब इन्होंने तो जेन्युइन मुद्दा उठाया था कि भाई जो जौनसार या फिर जो पहाड़ी इलाकों के जहाँ पर जो है SC ST OBC के बच्चों को IC उसमें छूट मिलती है आपका हाइट में, चेस्ट में, उन अभ्यर्थियों को जो है आयोग जो है मतलब बाहर किया जा रहा है उनको। इन्होंने एक जेन्युइन मुद्दा उठाया था, अपनी सिर्फ फेसबुक में लिखा था, लेकिन इन पर मुकदमा कर दिया कि आप जो है भ्रामक खबरें फैला रहे हो। तो बताइए आप, मतलब युवाओं पे आप भ्रामक खबर फैलाने के। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, इनका 2 अभ्यर्थियों का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी 2022 की। उस भर्ती के 2 अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी ने लॉन्ग जंप मारता है 16 फीट, ठीक है, उस अभ्यर्थी को क्या कर दिया, दिखा दिया 14 फीट की, उसके 2 नंबर काट दिए। और वो अभ्यर्थी जो है 2 नंबर से ही बाहर हुआ है, उसके रिटर्न में भी 80 नंबर है और फिजिकल में भी ठीक नंबर से, और मेरिट में 2 नंबर से बाहर हुआ है। अगर ये उसके नंबर नहीं काटते तो उसका सिलेक्शन होता था। वो RTI के माध्यम से वो वीडियो हमारे पास है। जब इनके DGP को दिखाया, सबके दिखाया, तो सबके हाथ पैर फूल गए कि क्या हो गया, इन्होंने कैसे निकाल दिया RTI से। तो फिर अब आपके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने जो है ऐसे अभ्यर्थियों के जो है नौकरी, उनका जीवन आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन अपने पे तो मुकदमा नहीं करना है, करना किस में? जो युवा आवाज उठा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में उन पर मुकदमा कर देंगे। तो ये जो नकल रोधी कानून है, ये सिर्फ युवाओं पर जो है सिर्फ कुठाराघात करने के लिए करा गया, बाकी कुछ नहीं है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सचिन पुरोहित है। मेरा जो यहाँ पे मैं बैठ रखा हूँ, मेरा मेन वो है कि पुलिस भर्ती में उम्र सीमा। सर कल से हमें देखने में मिल रहा है, जो हमने इनके प्रवक्ताओं से बात करी है, कि वो सोच रहे हैं कि तुम कांग्रेस के बहकावे में आके या किसी विशेष उसके बहकावे में आके यहाँ पे बैठ रखे हो। लेकिन हमें ये है कि तुम लोग आ जाओ ना हमसे मिलने, हम क्यों बहकावे में आएंगे किसी के? हम तो यहाँ पे अपने मांगों को जो है कि जो हमारी ऐसे कि वो भी नहीं है, फालतू मांगे भी नहीं है, जेन्युइन मांगे हैं, उसके लिए यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो आपका कोई विधायक आ जाए, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। तो युवा उसी के साथ बैठेगा जो उसकी मांगे उठाएगा, जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उनको उजागर करेगा, उसी के साथ बैठेगा। तो तुम लोग भी आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तुम हमारी बातें तो मानो। इसमें क्या है कि जो पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा है, इन्होंने कर रखी है 18 से 22। और सर आपको पता होगा, जो हमारे पहाड़ी जो जिले हैं, वहाँ के जो युवा हैं, वो 22 साल तक तो उनका कॉलेज और यही पूरा नहीं होता है। तो जब तक उसकी भर्ती की उम्र सीमा होती है, तब तक तो वो इसको बोल रहे कि तू अयोग्य हो गया है, और तब तक भर्ती भी नहीं निकल तक भर्ती भी निकल ली है। तो आप लगाए 2014 से 22 में भर्ती निकली थी। तो ये बीच के जो युवा होंगे, इनकी भी तो आस रही होगी कि हम भी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती मतलब होने का कोई ना कोई सपना रहा होगा। मतलब अधिकतर जो पहाड़ी लड़के हैं, उनका सपना रहता है कि या तो मैं पुलिस में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ, क्योंकि उनका थोड़ा फिजिकली स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक होता है। तो जब तक उनकी उम्र सीमा हो रही है, तब तक तुम उन्हें बोलो तुम वो अयोग्य हो। जब हिमाचल में एज बढ़ सकती है, यूपी में बढ़ सकती है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में तक उम्र सीमा 25 से 28 है हर जगह। तो यहाँ इन्हें करने में क्या दिक्कत हो रही है? न हमें कोरोना का वेटेज मिला है, उस टाइम इन्होंने 1 साल वो कर दिया कि पिछले से वो करेंगे, बाकी हर जगह 3-3 साल का मिला है। तो हमें देने में क्या दिक्कत हो रही है इन्हें? तो मेरा मेन यही है कि आप हमारी बात सुने। यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं, कोई यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? धामी जी हर जगह जा रहे हैं। कल आए थे धामी जी काशीपुर से, स्टेडियम से किसी ने वीडियो वायरल करी थी कि स्टेडियम में बैठ रखे हैं। स्टेडियम का रास्ता कहाँ से जाता है? बगल से जाता है। तो हम कोई मार रहे हैं किसी को? आप आ जाओ, हमसे भी मिल लो, संवाद कर लो
कुछ तुम्हारा निकलेगा, कुछ हमारा फैसला निकलेगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो अच्छा, निकलेगा। कोई मुख्यमंत्री आप छोड़िए, मंत्री छोड़िए, कोई अधिकारी लेवल पर भी कोई? जी, कोई अधिकारी तो अधिकारी भी आते हैं, लेकिन मतलब कि जो भी आएगा हमें यहाँ से उठाने के लिए कि इनकी भूख हड़ताल कैसे तोड़े, बात करने को कोई तैयार नहीं है। 2 स्टार 3 स्टार आएगा, इनको उठा लेगा, मेरे को उठा लेगा, वो भाई को उठा लेगा, जबरन खिलाने की कोशिश है, वो चला लेके ग्लूकोज वो कर रहे हैं। तो मतलब हमारा मतलब अनशन तोड़ रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। दूसरी बात है जो उम्र सीमा का मुद्दा है, हमारे एक भाई हैं अभी, उनसे मैं वो कराता हूँ, हमारे भाई जी हैं यहाँ पे बैठ रखे, ये अभी बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, ये है फॉरेस्ट गार्ड की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा, अगर जो भर्ती अगले साल का इन्होंने दिया है कि 2025 में वो अगस्त में होगी करके भर्ती, तो अध्याचन देता है 3 साल पहले, तो इनकी तो उम्र सीमा गई ना, तो ये क्या मतलब इनको वो नहीं है, मतलब भर्ती का हक नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इस साल का निकाल के 2027 तक की सारी अपनी फुल वो जो तुम्हारा चुनाव है वहाँ तक का तुमने कोटा कर लिया है पूरा। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक सिंह। अच्छा, ये बता रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की जैसे भर्ती आनी है अब, तो उसमें उम्र को लेकर के क्या है आपका? सर हम लगभग 2-2.5 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो जनरल स्टूडेंट को होता है कि उसको टॉप 20 में आना पड़ता है। अगर 100 पोस्ट है तो उसको 15 पोस्ट मिलेंगे सिर्फ। हमारा 15 में नहीं आया तो फिर वो बाहर हो गया। मेरे लगभग अभी तक 3 पेपर निकल चुके हैं, पर मेरा कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी एक फॉरेस्ट गार्ड एक आस थी कि उसमें 600 पोस्ट हैं। 600 पोस्ट में ये है कि 100-200 पोस्ट में हम अपना कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले तो दिया था कि इसी साल हम सारी भर्तियाँ क्या करेंगे, अध्याचन निकाल देंगे। इन्होंने उस भर्ती को टाल दिया सीधे अगले साल अगस्त में। अभी तो इस साल तक हमारी एज है, पर अगले साल अगस्त में होगी तो उसके लिए हम अब वो होगी, वो तब तक हमारी एज निकल गई और हम उस भर्ती को अब नहीं दे सकते। तो अब वो भर्ती तो हमारे हाथ से निकल गई। दूसरा है पुलिस में सर जब 2021 में आई थी तब मेरे 5 मंथ कम हो रहे थे एज के लिए, ठीक है। 18 साल होती है तो मैं 17.5 का हो रहा था। तो उसके बाद 2021 में आई, 2014 में 5 मंथ कम हो रहे थे। 2021 में मेरी एज निकल गई थी। अभी फिर दोबारा आ रही पुलिस की, उसमें 2000 पोस्ट हैं। अगर एज बढ़ती है 28 होती तो हमारा भी थोड़ा मौका बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो ऑप्शन नहीं है। और देखिए एज लिमिट का जो मांग है काफ़ी जायज़ मांग भी एक तरीके से है। जैसा ये कह रहे हैं कि 2014-15 में जब भर्ती आई थी तो तब ये जो कैंडिडेट है जिनको आपने अभी सुना, तब ये उम्र पूरी नहीं कर पा रहे थे, 5 महीने कम पड़ रही थी। और 2022 में जब भर्ती आती है तो ये ओवर एज हो जाते हैं। एज की जो विंडो है वो 4 साल की है, लेकिन 4 साल के बीच में हमें ये भी देखना होगा कि कोरोना भी इस दौरान आया था और बाकी तमाम चीज़ें भी थी। उसी में ही छूट की मांग कह रहे हैं, लेकिन मांग सुनी नहीं जा रही है। अच्छा, आपके ऊपर बता रहे हैं कि कोई मुकदमा वगैरह भी दर्ज हुआ? बिल्कुल बिल्कुल मुकदमा हुआ है। और इसको लेकर कि मैंने एक जायज़ मुद्दा अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी कि पुलिस एसआई भर्ती का सुनने में आ रहा है कि जो एसटी के बच्चे हैं और पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं उनको हाइट में छूट नहीं मिल रही। और आज आयोग ने भी ये गलती एक्सेप्ट कर ली है कि ये सच में एक प्रॉब्लम थी और इसमें काफ़ी बच्चे को नुकसान हुआ, काफ़ी बच्चे बाहर भी हुए। जो हमारे पास भी बच्चे आए हैं और हमारे पास एविडेंस भी है उनके, और उनको मौका भी दे दिया है दोबारा आयोग ने। तो मैं आयोग से या पुलिस के उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं, क्या आप उन पे भी मुकदमा लगाएंगे? अब उन्होंने ये छवि खराब करने की कोशिश है। जो आप नकल रोधी कानून के लिए अभी बात कर रहे थे कि वो देश का सबसे बड़ा कानून है, आप उसमें निकाल के देख लीजिए कि कितने अधिकारियों पे मुकदमा लगा है जो नकल रोधी कानून के जो नकल में पाए गए दोषी थे। क्या कितने उन पे कर्मचारियों पे या कितने छात्रों पे जो पैसों दे के अपनी नौकरियां पा रहे थे, कितनों पे मुकदमा लगे हैं? तो सिर्फ छात्रों पे जो अपनी आवाज़ को उठा रहे थे और जायज़ मांगों को लेकर अपनी बात को रख रहे थे, जो जेन्युइन मुद्दे बता रहे थे। एक उत्तरकाशी का लड़का है जिसने कहा था कि मेरे पेपर में सील नहीं है, और सील नहीं थी, उसने ऑन कैमरे उसको दिखाया कि मेरे पेपर में सील नहीं थी, उस पर भी मुकदमा लग गया नकल रोधी कानून के तहत। मैंने जेन्युइन मुद्दा उठाया था कि छात्रों के जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, आप या तो अपने अध्यक्ष बॉबी पवार को कहिए, राम कंडवाल जी को कहिए, उनसे बात कहिए, आयोग में बात कहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हम बाहर हो रहे हैं, हम मानक के दायरे में हैं, हमारी हाइट पूरी है लेकिन हमें एसटी का कोटा भी नहीं दे रहे हो, एसटी की हमें हाइट ही नहीं दे रहे, वो हमें बाहर कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने पोस्ट डाली थी और मेरे को 1 घंटे के ऊपर मुकदमा लगा देते हैं। मुकदमा लगा दिया। तो इनका कहना ये है कि जो नकल रोधी कानून है छात्रों पर या फिर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अभी तक मुकदमे नहीं हुए हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुमित है और मैं हरिद्वार से आ रखा हूँ। मैं जो उत्तराखंड के ITI और डिप्लोमा छात्र हैं उनकी तरफ से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। सर मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे ऊर्जा विभाग में तीनों निगमों में UPCL, PITCU, यूजेवनल, इनमें पिछले 8 सालों से JEE और TG2 की वैकेंसी जारी नहीं हुई है।
और हमारे पास आरटीआई है, सब कुछ है हमारे पास। आरटीआई में टीजूटी के 1200 प्लस पोस्ट खाली हैं और जेई के 250 प्लस पोस्ट खाली हैं। पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आउटसोर्स और संविदा और उपनल वाले इसमें भर रखे हैं और इन निगमों को चला रहे हैं। हम उपनल और आउटसोर्स और संविदा वालों का विरोध नहीं करते। हमारा ये मानना है कि भाई एक कंबाइंड पेपर हो, आप भी उसमें हमारे साथ फाइट करें। आपको मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस तो आप 5 नंबर लीजिए, 10 साल का एक्सपीरियंस आप 10 नंबर ले लीजिए, पर एक कंबाइंड पेपर हो, आप भी हमारे साथ फाइट कीजिए। जो हम बेरोजगार 25 से 30 हज़ार हैं, 15 हज़ार हैं उपनल संविदा आउटसोर्स वाले हैं, तो हम भी तो 25 से 30 हज़ार हैं। हमारा क्या होगा सर? तो हमारी डिमांड यही है कि पिछले जो ऊर्जा निगम पिछले 8 साल से भर्तियाँ जारी नहीं है, जल्द से जल्द उनको जारी किया जाए, सबको मौका दिया जाए। सबको मौका दिया जाए और उपनल जो संविदा वाले हैं सब कंबाइंड हमारे साथ फाइट करे और अपना टेस्ट निकाल के जॉब ले। एक सवाल ये है कि अभी हमने जैसा बात की कि 17,000 जो नौकरी का दावा सरकार कर रही है, तमाम एडवर्टीजमेंट भी निकल रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे कि 17,000 नौकरियां क्या ये सरकारी हैं या फिर जो प्राइवेट हैं, जो रोजगार मेले होते हैं, उनको भी इंक्लूड करके सरकार बताना चाह रही है? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या बताना चाह रही है सरकार, क्योंकि अगर सरकारी नौकरियों की बात है तो सरकारी नौकरी में बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है कि 17,000 नौकरियाँ दी हैं। भाई साहब, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। अभी कई अभ्यर्थी हैं जिसमें आप लगा लो कृषि विभाग है, उसमें जो है लगभग 700-800 बच्चे हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है 2022 की, उसमें अब तक 190 अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ऐसी जो है तमाम भर्तियां जो हम गिना सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज मान लो अगर किसी को ज्वाइनिंग देते हैं तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एक बड़ा भव्य जो है प्रोग्राम कराते हैं और फिर अगले दिन जो है मीडिया को दिखा देते हैं, बड़े बड़े रंगीन अखबारों में छाप देते हैं कि भाई हमने इतनों को रोजगार दिया। पहले के समय क्या होता था कि डाकिया आता था, डाकिया जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में भेज देता था, उसमें ना तो पता चलता था कि भाई हमने कितनी ज्वाइनिंग दी, क्या दी। लेकिन आज ये दिखाने का जो तरीका है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर अब दे आप 1000 को, जो परसों आप अखबार देख रहे होंगे जिसमें बड़ा चला कर दिया 1094 पदों को जो इन्होंने दिया, वो भर्ती भी 10 साल बाद आई थी। तो आप बताओ 10 साल बाद अगर आप 1000 नौकरियां दे रहे हो उस विभाग में, तो फिर इसमें ये तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? तो ये मत बोलिए हमने 17,000 ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमने पिछले 1.5 साल में 17,000 दिए, तो आइए ना, हम तो स्वागत करते हैं, आइए बैठते हैं यहाँ पे। मैं भी आपको बता देता हूँ कि 17,000, 4,000 नियुक्तियाँ नहीं होंगी, मुश्किल से 4,000 से ज़्यादा नहीं होंगी, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 4,000 से ज़्यादा कुल मिलाकर के कैलकुलेशन का खेल है, और कैलकुलेशन के चक्कर में आपको हो सकता है कि आंकड़े जो है वो मॉडिफाई करके दिखाए जा रहे हो। तो ये तमाम मांगे हैं इन सब की, जो बेरोजगार संघ यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा, और 6 दिन आपको हो चुके हैं, और भाई की तबीयत भी देखने से लग रही कि ठीक सी नज़र नहीं आ रही है। तो ये इनकी मांगे हैं, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचा है। अब आगे देखना ये है कि किस तरीके से सरकार इनको लेती है, किस तरीके से अगर सीरियसली लेती है तो यहाँ पर कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से आए, नेगोशिएशन की जाए, बातचीत की जाए और उसके बाद इस समस्या का हल निकाला जाए। नमस्कार।